राजू, वकील साहब कितने बजे तक आ जाएंगे? हमें शाम को निकलना भी है। अगर बाऊ जी की वसीयत का नाटक नहीं होता तो हम कल ही निकल जाते। बाऊ जी को क्या जरूरत थी वसीयत बनाने की? सब कुछ हम तीनों भाइयों का था ही, बराबर बांट लेते हम। दिल्ली में इतनी छुट्टी नहीं मिलती, ना ही बच्चों के स्कूल में और ना ही ऑफिस में। राजू के बड़े भाई बोले। राजू एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो वो हमेशा हंसता मुस्कराता रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उदास और खामोश हो गया था। और होता भी कैसे नहीं, अभी 13 दिन पहले ही उसके बाऊजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जो चले गए थे। बाऊजी सिर्फ उसके पिताजी नहीं थे, उसकी पूरी दुनिया थे, उसकी जान बसती थी उनमें। एक वही थे जिन्हें कदर थी उसकी, वरना दोनों बड़े भाई तो उसे नालायक ही कहते थे। हाई स्कूल में था राजू जब माँ छोड़ कर गई थी। उस समय भी उनके दोनों बेटे शहर में अपनी 2 नौकरी पर थे। केवल राजू ही था उनके पास। मरने से पहले माँ ने राजू का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मुझे वचन दे, तू अपने बाऊजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उनका ख्याल रखेगा। राजू ने कांपते हाथों से माँ को वचन दे दिया था। उसने कभी ये बात न अपने बाऊजी को बताई और ना ही अपने भाइयों को। राजू के गांव में सिर्फ इंटर तक ही स्कूल था। बड़े भाई इंजीनियर थे तो उन्होंने इंटर के बाद राजू को शहर बुलाया और इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। छोटे भाई जो खुद एक डॉक्टर थे ने भी राजू को पूछा कि उसे जो भी पढ़ना है वह उनको बता सकता है, किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा। राजू पढ़ना चाहता था, लेकिन अपनी भाभियों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत न पड़ती। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी। पहले तब भी बड़ी भाभी कभी 2 गांव आ जाया करती थी, लेकिन अब तो उन्हें गांव आने में शर्म आती है। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली थी। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं था। ऐसे में बाऊजी को वहां रखना सही नहीं होगा और उनको गांव छोड़ के भी नहीं जा सकता अकेले। हरी काका ने तो कहा था कि चले जाओ राजू बेटा, मैं रख लूंगा बाऊजी का ध्यान, लेकिन राजू का मन नहीं माना और उसने आगे ना पढ़ने का निर्णय लिया। बाऊजी ने बहुत समझाया था, लेकिन राजू अपने निर्णय पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ 2 गांव के और भी लोग बाऊजी से कहते कि उनका छोटा बेटा तो नालायक निकला। बाऊजी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा जाते थे। राजू ने गांव में ही रहकर खेती करना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज्यादा फसल राजू के खेत में ही होती। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता बाऊजी उससे और जमीन खरीद लेते। धीरे 2 राजू की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांव में सबसे ज्यादा जमीन राजू और उसके बाऊजी पर थी। बाऊजी हमेशा कहते कि ये जमीन तेरे नाम करा देता हूँ, लेकिन वह हमेशा बाऊजी के नाम ही करा देता। बाऊजी ने पास के ही गांव की एक लड़की से राजू की शादी करवा दी थी। शादी से पहले राजू ने कहा था कि एक बार वह सुनीता से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन बाऊजी ने हंसकर हाँ कह दिया था। राजू जब सुनीता से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में बता दिया था और यह भी कह दिया था कि भविष्य में कभी भी वह उसे भाभियों की तरह शहर जाने को न कहेगी। वह अपने बाऊजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। राजू का अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देखकर सुनीता तो वैसे भी उसकी दीवानी हो गई थी। वह अक्सर कहती भी थी कि वह बहुत खुशनसीब है जो उसे राजू जैसा देवता पति मिला है। राजू की भाभी इतनी घमंडी थी कि वह सुनीता को 3rd क्लास लड़की कहकर ही बुलाती थी। सुनीता ये सोचकर जवाब न देती कि साल में कभी 2 तो आते हैं, ये लोग अब क्या बहस करे इनसे। बाऊजी की तो आंखों के तारे थे सुनीता और राजू। भैया वकील साहब आ गए हैं, राजू के छोटे भाई ने कहा।
सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। वकील साहब ने राजू और उसकी पत्नी को भी बुलाया। बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे, सोच रहे थे अपने 2 हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया। फैमिली वेकेशन पैकेज। प्रिय गांव वालों और मेरे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा राजू नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उस जैसे लायक बेटे सदियों में जन्म लेते हैं। वह है तो मेरा बेटा, लेकिन हमेशा मेरी माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं उसकी और सुनीता की बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो भी कुछ है सब मेरे राजू की मेहनत का नतीजा है, इसलिए मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे राजू का है। मेरी किसी भी चीज पर मेरे उन लायक बेटों का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने कभी पलटकर ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं जब जब बीमार हुआ मेरे राजू ने मेरी देखभाल की। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू सुनीता के हैं। उन गहनों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई अधिकार नहीं है, जिनको हम गांव वालों के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। बाऊ जी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वो सभी लोग जो राजू को नालायक बेटा कहते थे मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से में अपने 2 परिवार के साथ जा चुके थे, कभी न आने के लिए। उस आंगन में खड़ा राजू उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बाऊजी उसे हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुके थे।